तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की ये महामैराथन होने वाली है। ये मानकर चलो लगभग 1.5 घंटे के आसपास ये आपकी महामैराथन होगी। लेकिन फ्रेंड्स, इतना आपको कह सकता हूँ, इंडियन पॉलिटी की चाहे तो आपकी SSC की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी राजस्थान की कोई एग्ज़ाम हो, या बैंकिंग की कोई एग्ज़ाम हो, या आपकी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड वगैरह इनकी एग्ज़ाम हो, इनमें किसी भी मतलब एग्ज़ाम के अंदर इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लगभग फ्रेंड्स आपको कंप्लीट कंटेंट कराने वाला हूँ। अभी खुद भाई सेलेक्ट वो कहते हैं ना कि भाई खुद जो इंसान सिलेक्शन ले लेता है तो वही मतलब अच्छे से आप लोगों को बता पाएगा। तो फ्रेंड्स, किसी दिन आप लोगों को मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले मेरा फ्रेंड्स यही टारगेट है कि भाई मैं आप लोगों के लिए कम से कम जो चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ी हैं उन चीज़ों की आपकी क्लास प्रोवाइड कर सकूं, और वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं जो आपके आगे आने वाले समय के अंदर मतलब आपको सिलेक्शन दिलाए, चाहे आपकी CET हो, चाहे वन रक्षक हो, कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसलिए लास्ट तक क्लास को आप लोगों को ज़रूर देखना है फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं, और मैं ज़्यादा बकवास चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। रेलवे वगैरह सब में पूछा जाएगा यहाँ से। देखो, सबसे पहले देखते हैं संविधान। संविधान क्या होता है कि कोई भी देश होता है ना, उसका जो कानून मतलब नियमों का उस देश के अंदर या कानूनों का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जैसे अपना भारत देश है, भारत देश का अपना एक संविधान है जिसके दायरे में मतलब पूरा देश है वो काम करता है। तो उसी टाइप से मतलब किसी भी देश का कानून होगा या नियम होगा जिसके दायरे में पूरा देश काम करता हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, संविधान कहते हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है वो ऐसे नहीं है कि भाई आज ही से बनना शुरू हो गया। इसके लिए बहुत सारे एक्ट वगैरह आए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था। तो इसके लिए जो सबसे पहला एक्ट आया था वो अपने मतलब यहाँ पर आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था सन 1773 के अंदर। सन 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें कलकत्ता के अंदर 4 सदस्यों का मतलब न्यायालय स्थापित किया जाता है। अब एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि 4 सदस्यों का न्यायालय स्थापित किया गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब पारित किया गया था। रेलवे में भी पूछा गया, SSC में भी पूछा गया। इसके पश्चात हमारे संविधान के लिए आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये कब आता है? सन 1784 के अंदर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, विलियम एक्ट होते हैं, पिट्स होते हैं जो मतलब दुनिया के सबसे यंग प्रधानमंत्री बनते हैं। अब कहाँ के बनते हैं? ब्रिटेन के बनते हैं, जो दुनिया के सबसे यंग PM बनते हैं। इन्हीं के द्वारा सन 1784 के अंदर मतलब क्या पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जिसमें 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ मेंबर भी बनाया गया था। तो दोनों एक्ट आपको याद हो गए होंगे, संविधान से रिलेटेड ही है। तीसरा जो हमारे पास एक्ट आता है वो आता चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट कब पारित किया गया था? सन 1813 के अंदर चार्टर एक्ट है वो मतलब पारित किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाता है। देखो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का बजट पारित किया गया था। एग्जामिनर ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का बजट किस एक्ट के तहत पारित किया गया था? तो चार्टर एक्ट के तहत पारित किया गया था। और इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने क्या किया था, चाय और चीन के साथ मतलब ट्रेडिंग करने का अधिकार किसके पास होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही होगा। जब हम मतलब कोशिश करूँगा आपके लिए इतिहास की क्लास भी मतलब लेकर आऊँ तो तब पढ़ाऊँगा, तब आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपने देश के ऊपर कितने अत्याचार किए थे, तब मतलब कितने लोगों ने संघर्ष किया, उसके पश्चात देश आज़ाद हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं हमारा संविधान। तो संविधान मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा बेसिक रूप से। देखो, संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना लिखित संविधान होता है, और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे भारत है अपना, भारत का क्या है, एक लिखित संविधान, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी किसका है? अपने भारत देश का ही है। और जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है? तो किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा। तो लिखित संविधान जो लिखा गया है, जैसे अपने अम्बेडकर साहब जी थे, उन्हीं के द्वारा मतलब भारतीय संविधान है, इसको
लिखने में, और उन्हीं के द्वारा मतलब मदद की गई थी कि भाई अपना संविधान किस टाइप से बनेगा। अब देखते हैं कि भाई संविधान से रिलेटेड चीज़ें बन रही थी, धीरे धीरे अपने देश के अंदर संविधान बनाने की मांग भी तेज़ी से हो रही थी। तो इसी से रिलेटेड आती है संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो मानवेंद्र रॉय नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1934 में की थी। एक बार एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग थी वो किसने की थी, मानवेंद्र रॉय ने की थी 1934 के अंदर। और औपचारिक रूप से अगर मांग पूछ ले, मान लो अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ ले कि भाई औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी सॉरी, तो वो 1935 के अंदर औपचारिक रूप से अपने संविधान की मांग की गई थी। फिर 1940 के अंदर आता है, अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या लाया जाता है, अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। और वो क्यों लेकर आए थे, देखो 1939 के अंदर क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब उसके अंदर क्या था कि भाई भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ रही थी, जिसके कारण मतलब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ऐसे तो ये भारतीय लोग हैं, हमारी मदद करने आएंगे नहीं, तो उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत लोभ देना अपने यहाँ के लोगों को शुरू किया। तब मतलब भारतीयों के अंदर भी ये थी कि भाई हमें अब पूर्ण मतलब रूप से क्या होना है कि अपना खुद का देश का संविधान खुद तैयार करना है, अपने खुद का मतलब अलग से मतलब देश है वो आज़ाद करवाना है। तो इस चीज़ के लिए भारतीयों की जो मांग थी वो भी मतलब अंग्रेजों ने 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से मान ली थी। अब ये क्वेश्चन एक बार बना था कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव वो पारित किया गया था। अब देखो उसके पश्चात क्या आता, मार्च 1942 के अंदर आता क्रिप्स मिशन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन है वो कब पारित किया गया था, तो मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन है वो पारित किया गया था। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, देखो इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मतलब देशी रियासतें थी ना, उनको भारत से अलग करना था, जिसके लिए गांधी जी हो गए और नेता हो गए, उन्होंने मतलब इसके लिए मानने से मना कर दिया। क्योंकि अगर उस समय देशी रियासतों को भारत से अलग कर देते तो देश के अंदर मतलब 500 प्लस रियासतें थी उस समय, तो ऐसा होने पर मतलब देश ही का अच्छी तरह से बंटवारा होना था। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी ने मतलब मना कर दिया था। और अध्यक्ष कौन थे इसके, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, वो इसके अध्यक्ष बने थे। अब धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो वैसे वैसे संविधान सभा की मतलब मांग वो बढ़ती चली गई। इसके बीच में एक शिमला समझौता भी मतलब 1945 के लगभग होता है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन और बहुत बार कन्फ्यूजन भी करता है। 1945 में जिन्ना वगैरह थे उसके अंदर। अब धीरे धीरे जिस टाइप से मतलब देश के अंदर अपनी क्रांति थी वो एक अलग ही रूप लेती चली जा रही थी, उसके साथ साथ ही मतलब हमारे देश का संविधान है, अंग्रेजों ने मांग माननी थी अपनी वो शुरू कर दी थी, तो देश का संविधान बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। अब आता आपका कैबिनेट मिशन, यहाँ से हमारे देश का संविधान वो मतलब अच्छे तरीके से बनना शुरू हो गया था। यह मिशन कब पारित हुआ था, तो मार्च 1946 के अंदर मतलब कैबिनेट मिशन वो पारित किया गया था और मई 1946 तक इसे लागू कर दिया गया था। देखो फ्रेंड्स, मेरी उम्मीद यही है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझा रहा हूँ और आपको उम्मीद है, मेरी उम्मीद यही है कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। मुझे यूट्यूब से कोई भी मतलब किसी प्रकार का पैसा वगैरह नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, ना मुझे अभी तक इसके मतलब चैनल है वो मेरा मोनेटाइज हुआ, तो इस चीज़ का मुझे कोई लोभ नहीं है। मेरा मिशन यही है कि भाई मैं जिस टाइप से मैंने मेहनत करके सक्सेस पाई है, तो उसी टाइप से इन क्लासों को देखकर, इन चीज़ों को देखकर, कंटेंट को देखकर आप लोग भी सक्सेस पाओ। जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं पॉसिबल ज़रूर करूँगा फ्रेंड्स, और बाकी चीज़ें भी आपको अपडेट ज़रूर देता रहूँगा। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस पर मिलती रहती है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो कैबिनेट मिशन तक हमने पढ़ लिया। देखो कैबिनेट मिशन है 1946 में आ गया था, याद रख लेना, एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन है वो कब आएगा। अब इसके अंदर क्या था, देखो संविधान सभा का बनने का काम तो 1946 से शुरू हो गया था। अब संविधान सभा के अंदर लोग किस तरीके से आएंगे, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई चुनाव करवा लो, क्या करवा लो, चुनाव करवा लो। और लेकिन जो चुनाव में लोग होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। उस समय कितनी सीटें थी, देखो 389 सीटें थी उस समय मतलब चुनाव के माध्यम से हुई थी, जिसमें 296 तो किसकी थी, ब्रिटिश इंडिया की, यानी कि ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी, 296 सीटें थी। 93 किसकी थी, तो ये देशी रियासतों की सीटें थी और देशी रियासतें मतलब उस समय एक अहम रोल निभाती थी। अब देखो संविधान सभा क्या होगी, संविधान सभा के बारे में बताया गया है कि भाई अपनी जो संविधान सभा वो क्या होगी, आंशिक रूप से निर्वाचित एवं मनोनीत, आंशिक रूप से निर्वाचित एवं मनोनीत होगी। उन्होंने कहा कि 10 लाख पर एक सीट बनेगी, क्या बनेगी, 10 लाख पर एक सीट बनेगी। एक सीट है वो किसके ऊपर बनने वाली है, 10 लाख लोगों पर एक सीट बनेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक वो चीज़ जो चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में वो सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो
अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था अभी मतलब हाल फिलहाल के अंदर, एक एग्जाम हुई थी एसएससी की, सीजीएल में पूछा था, मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा गया था कि भाई जो एंग्लो भारतीय थे, पहले एंग्लो भारतीय थे वो कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे। और पारसी कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे, तो पीएच मोदी थे। कौन थे, अपने मोदी साहब थे, उनको फारसी कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था, पीएच मोदी साहब को हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। देखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तीनों बैठक की बता देता हूँ। देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अपने जो संविधान सभा है इसकी जो सेकेंड बैठक थी वो कब हुई थी, तो देखो इसकी सेकेंड बैठक थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक। लिख लेना आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। और जो थर्ड बैठक थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। जो थर्ड बैठक थी वो मतलब हुई थी। तो एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर पूछता है। अब देखो आगे। देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। जैसे एयरफोर्स होगा, कोस्ट गार्ड हो गया, इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा बार आर्मी वगैरह हो गया, इनमें पूछा जाता है। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो स्थायी अध्यक्ष बाद में मतलब एक जो 13 दिसंबर को हुई थी तब तक मतलब किसको बना दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनके बारे में आप लोगों को पता है कि आगे चलकर ये भारत के क्या बनते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं। अब बैठक में पहले दिन कितने सदस्यों ने भाग लिया था, देखो बैठक के अंदर पहले दिन कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि चीज़ें आप लोगों को, वैसे तो मेरा तो ये मानना है, पर्सनल अनुभव के साथ बोल रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो नोट्स जरूर बनाया करो। नोट्स बनाओगे तो आधी चीज़ें तो साथ साथ आपको क्लास के साथ उसी में याद हो जाएंगी। बाकी चीज़ें मतलब अगर थोड़ा सा मतलब मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स आपके रिवीजन के लिए कर रहा हूँ। बाकी आप लोग थोड़ा क्लास को रोक कर नोट्स बना सकते हो फ्रेंड्स। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। और इसके अलावा वी.टी. कृष्णमाचारी थे, उनको मतलब संविधान सभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और फ्रेंड्स एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपकी राजस्थान की कोई एग्जाम हो, उन सभी का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान सभा का वैधानिक सलाहकार कौन बना था, तो बी.एन. राव बना था। कौन बना था, बी.एन. राव थे, वो संविधान सभा के क्या बने थे, संवैधानिक सलाहकार बने थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे, बी.एन. राव बने थे। अब उद्देश्य प्रस्ताव, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस पैराग्राफ से भी आपके कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव वो कब पारित किया गया था। देखो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू इसे लेकर आए थे और इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। अब एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया किसके द्वारा गया था, तो ये अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है ये मतलब कब अपनाया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। याद रख लेना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा मतलब। अब देखो जिस टाइप से मतलब उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह ये सब चीज़ें तो आई गई थी। अब संविधान सभा के लिए मतलब कुछ समितियां बननी भी मतलब निश्चित हुई थी और वो समितियां बननी शुरू हो गई थी। तो उस समय कितनी समितियां बनी थी, देखो मुख्य समिति तो उस समय 8 बनी थी और 13 बनी थी लघु समिति। हमें लघु से कुछ मतलब नहीं है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो सवाल आपकी मुख्य समितियों से पूछेगा, बस ये याद रख लेना लघु समितियाँ 13 थी। अब एक चीज़ याद रखना, आपको अच्छे से मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जितनी भी संघ की हो चाहे राज्य की बात हो, आप याद रख लेना संघ और राज्य जो समितियाँ थीं वो किसके तहत आएंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत आएंगी। क्योंकि भाई अपने यहाँ पीएम का सर्वोच्च स्थान होता है, तो संघ हो चाहे राज्य हो उसका पावर तो लगभग मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के पास यानी पीएम के पास ही होगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे संघ संविधान समिति के, और राज्य संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो अपने यहाँ राष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं भाई, नियमों के अंदर चलते हैं। तो भाई नियम समिति के कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। संचालन समिति के, अब नियमों का भी तो संचालन करना, मतलब कह दिया ना मैंने, नियम संचालन से संबंधित किसकी हो जाएंगी, तो ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हो जाएंगी।
प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये तो आपको अच्छे से याद ही है। अब कुछ समितियां और हैं जो उनको भी देख लो, जैसे मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक सलाहकार उप समिति। तो इसके कौन हो जाएंगे? देखो, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मतलब काम किया था। ऐसे ही इन्हें लोह पुरुष नहीं कहा जाता, मतलब भारत के एकीकरण में इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब जिसका योगदान था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही था। तो इसी कारण इनको लोह पुरुष कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक सलाहकार उप समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन मूल अधिकार उप समिति के पूछ ले, देखो अल्पसंख्यक आ जाए तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मूल अधिकार उप समिति पूछ ले तो जेबी कृपलानी जी आप कर सकते हो। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके कौन हो जाएंगे? तो अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष हो जाएंगे एस सी मुखर्जी थे, वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। एस सी मुखर्जी हो जाएंगे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। देखो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भाई प्रांतों से रिलेटेड जानकारी तो मैंने बता दिया ना कि भाई एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही था। तो प्रांतीय समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। इसके अलावा संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देखो संविधान सभा की जो सदन समिति है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बी पटाभी सीतारमैया जी हैं, वो संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं मसूदा समिति। देखो मसूदा प्रारूप बोल दो इसके, तो अपने भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। अब देखो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, आप लोगों को पता है। टाइम कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय मतलब लगा था टोटल। खर्च कितना आया था? तो ये भी बता देता हूँ, 64 लाख रुपये का खर्च आया था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसे अपना लिया गया था। और हम बोल सकते हैं इसी दिन हम क्या करते हैं? संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और हमारा संविधान मतलब बचा हुआ संविधान है वो कब लागू कर दिया गया था? 26 नवंबर 1950 को हमने लागू कर दिया था। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ हिस्सा था वो लागू किया गया था। अब देखते हैं संविधान सभा के बारे में। भाई इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जिनमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि भाई संविधान सभा का सौंदर्यीकरण है वो किसने किया था? तो वो किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस जी के द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया था। लिखा किसने था? इसके अलावा राम मनोहर सिन्हा जी थे, उनके द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया था। संविधान बनाना किसका काम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बनाना काम था। और सामान्य कानून बनाना तो गणेश वासुदेव मावलकर। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बताना है। गणेश वासुदेव मावलकर हैं, इनका सामान्य कानून बनाना प्रमुख काम था, लेकिन हमारा जो मतलब उस समय जो लोकसभा वगैरह इनमें बनी थी तो उनमें जो गणेश वासुदेव मावलकर जी हैं इनका क्या पद था? आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो अपना ध्वज वो कब अपनाया गया था? याद रखना 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 1947 को अपना ध्वज है वो अपना लिया गया था। एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अपना राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन हो जाएगा, और वंदे मातरम भी मतलब इसके अंदर हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन बने थे संविधान सभा के अंदर? तो HVR लेंगर। और इसके अलावा मतलब ये अध्यक्ष ये भी बने थे। हाथ से संविधान किसने लिखा है? देखो हाथ से अंग्रेजी के अंदर तो प्रेम यानी कि प्रेम बिहारी रायजादा ने, और हिंदी के अंदर वसंत कुमार वेद। आपने पढ़ा होगा भाई अपने राजस्थान में तो ये बुक भी आती है, वसंत की बुक किसी ना किसी की पढ़ी हुई होगी। तो वसंत कुमार वेद का संबंध किससे हो जाएगा? हिंदी से हो जाए। तो हिंदी में संविधान को वसंत कुमार वेद ने और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी रायजादा ने मतलब लिखा आता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रख सकते हो। देखो संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 3 अनुसूचियाँ, मतलब मुख्य रूप से अनुसूचियाँ 3 ही थी जो उस समय संविधान बना। तो संविधान बना वैसे तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन ये 3 अनुसूचियाँ कौन सी बता रखी है इसमें? ये आपकी वो बता रखी है। देखो इसमें अनुसूचियों के अंदर आपकी समवर्ती पढ़ते हो आप लोग, संघ सूची पढ़ते हो, उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। थोड़ी सी इसने टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दी। तो समवर्ती सूची हो गई, संघ सूची हो गई, और आपकी राज्य सूची हो गई। इनके अंदर जैसे पुलिस वगैरह हो गई, ये किसके अंदर आते हैं? राज्य सूची में आती है। संघ में आपकी केंद्र वाली जैसे आर्मी वगैरह, ये सब कुछ संघ के अंदर ही आती हैं। तो हमारा जो संविधान बना था तो उस समय तो 395 तो अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, 400 प्लस 400 के आसपास मतलब अनुच्छेद हो चुके हैं, और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। अब संविधान के
स्रोत हम पढ़ रहे थे तो संविधान के स्रोत में हमने देखा कि भाई ब्रिटेन से हम क्या क्या रह रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखो, संसद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से ली है, तो वो ब्रिटेन से ही ली है। यानी कि जो संसद से रिलेटेड, चाहे आपकी संसदीय व्यवस्था हो, चाहे मंत्रिमंडल प्रणाली हो, चाहे आपकी मतलब विधायी शक्तियाँ हो, एकल नागरिकता हो, परमाधिकार सीटें हो, द्विसंसदवाद हो, संसदीय व्यवस्था वगैरह हो, या फिर आपकी एकल नागरिकता हो, ये सब कुछ हमने कहाँ से लिया है, तो ये सब कुछ हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है इससे ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है हम लोगों ने। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि भाई ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते हुए चले। तो ब्रिटेन की यही चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने लिया है राज्य का एक प्रतीकात्मक एवं नाममात्र महत्व है। यानी कि जो राज्य है उसका प्रतीकात्मक एवं नाममात्र महत्व है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से ही लिया है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका से क्या लिया है, तो अमेरिका से लिया है हमने पावर वाली चीज़ें। अब पावर से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पावर वाली चीज़ें होती है, जैसे मूल अधिकार हो गया, तो वो पावर की ही तो चीज़ है। तो पावर वाली चीज़ हमने कहाँ से ले ली? अमेरिका से। तो अमेरिका का हो गया, एक तो अपने पास मूल अधिकार हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? दूसरा इसमें न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं या फिर न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी हमने कहाँ से ली है, तो वो भी हमने अमेरिका से ली है। तीसरा जो हमारे पास है न्यायिक पुनर्विवेचन। अब न्यायपालिका है, देखो वो अपने आप में पावरफुल ही तो है भाई। अपने देश में कोई भी काम ऐसा हो जाता है जो सरकार भी मतलब उसको कर देती है, लेकिन न्यायपालिका के पास वो शक्ति होती है कि भाई उसको चेंज कर सकती है। एक इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद है, वो भी तो अपने आप में पावरफुल ही तो है। बिल्कुल है, आप कहोगे कि भैया बिल्कुल है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति महोदय है उनके ऊपर महाभियोग ऐसे तो आप लोग चला नहीं सकते, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, तो वो भी हमने अमेरिका से ले लिया। तो अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली हमने? मूल अधिकार ले लिया, न्यायिक स्वतंत्रता ले ली, न्यायिक पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन का सिद्धांत ले लिया, और उपराष्ट्रपति का पद ले लिया, और इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग ले लिया। ये सब कुछ हमने कहाँ से लिया है, तो ये सब कुछ हमने ले लिया अमेरिका से। तो अमेरिका वाली चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आयरलैंड। देखो, आयरलैंड से एक चीज़ जरूर याद रख लेना, बाकी चाहे याद रखो चाहे ना रखो। वो कौन सी चीज़ है जो आयरलैंड से हमने लिए, वो याद रखनी है। वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा राज्यों के लिए सदस्यों का नामांकन है, यानी कि जो राज्य है उसके लिए सदस्यों का नामांकन है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि जो राष्ट्रपति महोदय उनके निर्वाचन की क्या क्या पद्धतियाँ होंगी, वो भी हमने कहाँ से लिए? तो आयरलैंड से ले ली। तो आयरलैंड से एक तो राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और एक राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने आयरलैंड से ले ली। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कनाडा। देखो, कनाडा की भी याद रखने की आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, अपने जो सरदार लोग थे, कौन थे? सरदार लोग थे। वो क्या थे भाई? संघ के अंदर ही तो रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और संघ के अंदर रहते हैं तो अपने सरदार लोग ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं? आप तो ऑब्वियसली बात है कनाडा के अंदर ही रहते हैं। तो भाई हमने क्या क्या ले लिया कनाडा से? तो एक तो संघीय व्यवस्था हो गई, यानी कि जो संघीय व्यवस्था हो गई वो भी कहाँ से ले ली? हमने कनाडा से ही ले ली। यानी कि जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ले ली? कनाडा से। दूसरी क्या करेंगे? देखो, केंद्र अपने आप में संघ है, बिल्कुल आप कहोगे। उसके द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि संघ के द्वारा ही तो की जाती है। तो आप याद रख सकते हो कि संघ से रिलेटेड जो चीज़ें वो हमने कहाँ से ले ली? वो हमने कनाडा से ले ली। अब हम देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से तो दो तीन चीज़ें याद रख लेना आप। एक तो गणतंत्रात्मक ढांचा है, तो गणतंत्रात्मक ढांचा कहाँ से लिया है? वो फ्रांस से ले लिया। इसके अलावा स्वतंत्रता बंधुता के आदर्श हैं, वो हमने कहाँ से ले लिया? फ्रांस से ले लिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली है हमने। क्या लिए? समवर्ती सूची ली है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, वो भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। तो भाई समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची है, तीन सूचियाँ मैंने पहले बताया था, संघ सूची, राज्य सूची और
अपनी समवर्ती सूची होती है। तो यहाँ से हमने एक तो ऑस्ट्रेलिया से ले ली समवर्ती सूची, एक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और वैसे हम आगे पढ़ाऊंगा भी, ये आर्टिकल नंबर 108 के अंदर आती है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, जो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले ली। जर्मनी, देखो जर्मनी में कौन थे, हिटलर। हिटलर साहब के समय क्या लिखता था, आपातकाल। तो जर्मनी से हमने क्या देख लिया कि भाई आपातकाल, वो हमने कहाँ से ले लिया, जर्मनी से ले लिया। अब अफ्रीका, अफ्रीका से क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई, संविधान संशोधन की उम्मीद कर सकते हैं, याद रखने की ट्रिक है, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है गलत बताने की। तो अफ्रीका से हमने क्या ले लिया, तो अफ्रीका से हमने ले लिया संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया, अफ्रीका से। और राज्यसभा की सदस्यों का निर्वाचन है, वो भी हमने कहाँ से ले लिया, अफ्रीका से ले लिया। बाकी संविधान संशोधन वाला ज़्यादा पूछता है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो। फ्रेंड्स क्लास से मतलब पहले मैंने जिससे रिकॉर्ड की थी, वहाँ पूरी क्लास आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिसके कारण थोड़ा सा मतलब इस क्लास के अंदर आपको देरी से मिल रही है। इसके लिए फ्रेंड्स माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कंटेंट गदर ही मिलेगा आपको। देखो अब हम देखते हैं रूस। रूस से हमने क्या लिया है, तो रूस से हमने ली है भाई प्रस्ताव। देखो रूस से भी याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो पहला तो पावर वाला मैंने अमेरिका बता दिया, दूसरी पावर किसके पास है, रूसिया के पास है। तो रशिया में भी पावर है, तो मतलब प्रस्तावना हमने कहाँ से ले ली, प्रस्तावना भी अपने आप में पावरफुल ही तो चीज़ है, तो वो रशिया से ले ली। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है जो इंदिरा गांधी के समय लगा, मतलब आए थे, आपको पता ही है मौलिक कर्तव्य। तो उस समय आए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, तो वो हमने लिया है रूस से। तो ये दोनों भी पावर वाली चीज़ है, तो कहाँ से ले लिया हमने, रशिया से। जापान से क्या लिया, देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून से संबंधित चीज़ें, वो हमने कहाँ से ले ली, जापान से ले ली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके अलावा संविधान की अनुसूचियाँ जो आपकी तीनों मैंने बताई थी, वो भी कहाँ से लिया, अपन ने जापान से लिया। अब हम देखेंगे अनुसूचियाँ। देखो अनुसूचियों को याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, जो आपकी अनुसूची हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस टाइप से आपको याद रखना है। देखो पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, तो आपको पता है जो है हमारा संविधान बना था, तो उस समय 8 थी ये, उसके पश्चात ये 12 हो गई है वर्तमान के अंदर। देखो पहली अनुसूची, पहले अनुसूची में हम सोचेंगे कि भाई भारत के अंदर राज्य, क्षेत्र व उनके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि भाई आपने सोच तो लिया, लेकिन अब उनके वेतन भत्तों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो दूसरी अनुसूची में आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनके जो मतलब वेतन एवं भत्ते हैं उसके बारे में सोच लिया। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, वो हमें कहती है कि भैया आपने इसके बारे में सोच लिया, लेकिन अब आपको शपथ वगैरह भी तो दिलानी पड़ेगी। तो हमारी संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ दिलाती है। चौथी अनुसूची हमें क्या कहती है, देखो चौथी अनुसूची क्या कहती है, चौथी अनुसूची हमें कहती है कि भाई ठीक है आपने शपथ दिला दी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में सीटों का बंटवारा भी तो करना पड़ेगा। तो राज्यसभा में राज्यों और संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों का वितरण चौथी अनुसूची में ले लिया। अब पांचवी अनुसूची में बोला ठीक है आपने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों में आ जाएगा। छठी अनुसूची बोलती है ठीक है क्षेत्रों के बारे में सोच लिया, अब जनजातियाँ वगैरह मतलब उनके बारे में भी तो, असम मेघालय वगैरह उनके बारे में भी तो आदिवासी क्षेत्र हैं, तो उनके बारे में भी तो सोचो। तो छठी अनुसूची में हमने उनके बारे में सोच लिया। सातवीं अनुसूची के अंदर क्या आता है, तो इसमें अपनी मतलब सातवीं अनुसूची है, इसमें अपनी तीनों की प्रकार की जो राज्य सूची है और आपकी ये समवर्ती सूची है, और इसके अलावा आपकी इसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची वगैरह ये आ जाएंगी। तो इसमें हमने ये सोच लिया। आठवीं अनुसूची हमें क्या कहती है, वो कहती है कि भैया आपने सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन भाषा वगैरह भी तो देखोगे। तो आठवीं अनुसूची में भाषाएं ले ली, वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची है, अब नौवीं अनुसूची में हम क्या लेंगे, देखो नौवीं अनुसूची में हमने ले लिया भाई भूमि सुधार से संबंधित संशोधन किया गया था, वो नौवीं अनुसूची में हो जाएगा, यानी कुछ कानूनों में न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए और जो संबंधित हो जाएगा वो नौवीं अनुसूची हो जाएगा। और ये हुआ था 1951 में पहला संविधान संशोधन, उस समय इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची ये आपका हुआ था 52वां संविधान संशोधन, मेरे हिसाब से 1985 के लगभग हुआ था। तो उस समय आपकी 9वीं अनुसूची को 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, दल बदल पर रोक हो जाएगी। और 11वीं अनुसूची किस में आ जाएगी, पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी। उस समय 29 थे और पंचायती राज से संबंधित है, और ये मतलब जोड़ा गया था
आपका हुआ था इसके अंदर। अब संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 92वां संविधान संशोधन था, कुछ ऐसे था, तब उसको जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई थी, तो ये आपकी जोड़ी गई थी, ये भी 1992 के लगभग ही जोड़ी गई थी। और इसमें 18 विषय हैं और नगर पालिकाओं से संबंधित है। बाकी ये संविधान संशोधन मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक बने ज़रूर रहना, क्योंकि सारे पॉलिटी है वो हम कंप्लीट कर ही जाएंगे। तो हमने देख लिया इसमें पॉलिटी के जितने पॉइंट थे वो। अब हम देखेंगे संविधान के भाग। देखो संविधान के भाग वैसे तो आप लोग पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तो ये मानता हूँ भाई जो नोट्स बना रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर आप लोगों को, मतलब स्पेशली बोल रहा हूँ, उनके ऊपर आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो। देखो संविधान का भाग फर्स्ट कहता है संघ राज्य व उसके क्षेत्र के बारे में, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है। संविधान का भाग 2 कहता है नागरिकता के बारे में, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है। संविधान का भाग 3 कहता है मूल अधिकार के बारे में, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। संविधान का भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आता है। संविधान का भाग 4A वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, मूल कर्तव्य आते हैं आर्टिकल नंबर 51A में। संविधान का भाग 5 कहता है संघ के अनुच्छेद, जिसमें आपके राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक। संविधान का भाग 6 कहता है राज्य अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक है। संविधान का भाग 7 हटा दिया गया, कुछ मतलब नहीं रखना इससे। संविधान का भाग 8 कहता है संघीय क्षेत्र अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक आ जाएगा। संविधान का भाग 9 आपको कहता है पंचायती राज से संबंधित, 243 से लेकर 243 ओ तक। और 9A कहता है नगर पालिकाओं से, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हो जाएगा आपके 9A सॉरी। और 9B आपको कहता है सहकारी समितियों के बारे में, तो ये कहाँ से आ जाएगा, तो ये आपका 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। ये 9 वाले सब के सब याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। संविधान का भाग 10 कहता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, इससे संबंधित एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ही है। संविधान का भाग 11 कहता है संघ और राज्यों के बीच अनुच्छेद हो जाएंगे 245 से 263 तक। संविधान का भाग 12 कहता है वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद विवाद के बारे में बताता है। संविधान का भाग 13 कहता है भारत के क्षेत्र में व्यापार वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। संविधान का भाग 13, इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको इसको। संविधान का भाग 14 जरूर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना। संघ और राज्यों के अधीन अनुच्छेद हो जाएंगे इसके अंदर, तो ये आपका संविधान का भाग 14 में हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 तक हो जाएगा। 14A में मतलब न्यायालयों के लिए न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 323A से 323B तक। संविधान का भाग 15 भी इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है चुनाव आयोग के बारे में। अब चुनाव आयोग में इसमें हो जाएगा भाई आपका आर्टिकल नंबर 324 से 329A तक। संविधान का भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के लिए विशेष हो जाएगा इसके अंदर। संविधान का भाग 17 कहता है 330 से 342 तक आ जाएगा, और मतलब 16 आता है तो, और 17 कहता है आपका राजभाषा अनुच्छेद है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आने वाली चाहे कोई भी एग्जाम हो उनके लिए। इसमें 343 से 351 तक हो जाएगा। संविधान का भाग 18 आपको क्या कहता है, ये आपात अनुबंध है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 352, 356 और 360 आ जाते हैं। 19 आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो तो रख लेना। विविध अनुच्छेदक 20 आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड है, ये पूछा गया। आर्टिकल नंबर 368 वेरी मोस्ट है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। संविधान का भाग 21 क्या कहता है, तो संविधान का भाग 21 कहता है अस्थायी संक्रमणकालीन होता है, कुछ विशेष नहीं है, तो याद रखो तो रख लेना। संविधान का भाग 22 आपको कहता है लघु शीर्षक प्रारंभ और निरसन हो जाएगा 393 से 395 तक। तो ये जितने भी भाग थे उनको मैंने बता दिया, इसमें जो इम्पोर्टेंट बताया उनको जरूर याद रख लेना। अब हम देखेंगे संविधान से संबंधित अनुच्छेद। देखो संविधान से संबंधित अनुच्छेद में हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। संविधान से संबंधित अनुच्छेद के जो भाग फर्स्ट है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें हम संघ, राज्य व क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, वो किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया। अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद नए राज्यों की सीमा का निर्धारण कर सकता है और उनको
शामिल भी कर सकता है, ये सब कुछ आ जाएगा। अगर कुछ बदलाव वगैरह वो करना तो आप आर्टिकल नंबर 3 के तहत करोगे। और चौथा कहता है कि भाई ये सब कुछ संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये चारों के चारों आर्टिकल्स भाग फर्स्ट हो गया। आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक आपकी नागरिकता हो जाएगी। देखो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता का अधिकार दिया गया था। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ खास याद नहीं रखना, एक तो 9 है आर्टिकल, वो याद रख लेना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 क्या है कि भाई 5 से 11 नागरिकता। 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता का अधिकार दिया गया था उसके बारे में बताता है। 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों को किस प्रकार से नागरिकता दी गई थी, वो सब कुछ 6 के अंदर आपको पता कर चलता है। 7 क्या कहता है, पाकिस्तान जाने और वापस लौटने वाले लोगों की नागरिकता, यानी कि जो यहाँ से हमारे यहाँ से पाकिस्तान गए थे और फिर वापस जो अपने भारत में लौटे थे उन लोगों के लिए नागरिकता 7 में है। 8 क्या कहता है, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता, यानी कि जो विदेशों के अंदर भारतीय रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता। और 9 इसलिए इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें बताया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समापन हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 क्या हो जाएगा, 10 इसके अंदर हो जाएगा कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता हो जाएगी। 11 क्या कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति होती है, यानी कि जो संसद होती है उसको नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति है, वो किस आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल नंबर 11 हो जाएगा। आर्टिकल 12 से 35 क्या कहता है, तो ये मूल अधिकार बताता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मूल अधिकार बताता है। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखना। वैसे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा खास है उनको जरूर याद रख लेना है। आर्टिकल नंबर 12 में बताता है राज्य की परिभाषा है। एक बार एसएससी के एग्जाम में एसएससी एमटीएस में पूछा गया था क्वेश्चन कि आर्टिकल 12 क्या बताता है, तो राज्य की परिभाषा। 13 संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून होगा वो मान्य नहीं है, कानून शून्य होगा या फिर मान्य नहीं होगा। समानता का अधिकार। देखो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक ये हमें किसके बारे में बताता है, तो आपको बताता समानता के अधिकार के बारे में। यानी कि जो समानता का अधिकार है ये मुख्य रूप से ज़्यादातर सवाल तो इसी से पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको समानता से रिलेटेड अधिकार में 14 से 18 से सब लगभग सभी आर्टिकल इससे पूछे जा चुके हैं। एसएससी, बैंक, राजस्थान के एग्ज़ाम, यूपी की एग्ज़ाम, इन सभी में पूछे जा चुके हैं और रेलवे के एग्ज़ाम में इन सभी में आए हुए हैं। देखो आर्टिकल नंबर 14 अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब 2026 भी अच्छा मौका है क्योंकि ग्रुप डी की दोबारा वैकेंसी आ रही है, एएलपी वगैरह इनकी आ रही है, एनटीपीसी की इन्होंने जारी करी थी। तो इसमें 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता है, यानी कि कानून के समक्ष जो आपकी समानता वो 14 में। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भाई धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि भाई आपके आरक्षण से रिलेटेड है, मतलब सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देना। आर्टिकल 17 वेरी मोस्ट सबसे ज़्यादा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में कहा गया, 17 में। आर्टिकल 18 क्या कहता है, तो उपाधियों का अंत, ये भी पूछा गया है वैसे तो ये 18 आपका उपाधियों का अंत हो जाएगा। 19 से 22 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है कि इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई है आपको, घूमने की, अभिव्यक्ति की, आंदोलन की, विचार की, और सबसे पहले जब आपका मतलब आपातकाल लगता है तो यही आर्टिकल है, ये सब मतलब खत्म कर दिया जाता है, आपकी ये स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी जाती हैं। आर्टिकल 20 और 22 ये थोड़े से कन्फ्यूजन करते हैं। 20 तो कहता है कि दंडात्मक मामलों में आपका संरक्षण होगा, और 22 वाला ये याद रख लेना कि भाई आपकी गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा की जाएगी, ये आपके 22 में कहा गया है। आर्टिकल 21 तो मतलब फेवरेट है, ये तो वेरी मोस्ट आपका एसएससी का। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि पूछा गया बार बार। और 21A है, इसमें भी याद रख लेना 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना हो जाएगा। आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वैसे पूछे तो नहीं गए, 23 एक बार पूछा गया था। मानव तस्करी और बेगार का निषेध है, वो आर्टिकल 23 और 24 कहता है कि बच्चों से खतरनाक कार्य में निषेध हो जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बस ये याद रख लेना, बाकी इससे संबंधित नहीं पूछे गए। 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता हो, 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता हो, 27 कहता है कि धार्मिक प्रचार के लिए कर न लगाना हो जाएगा, और 28 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध हो जाएगा, ये 28 में कहा गया है।
और जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। 29 पूछा गया था एक बार कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा है वो किस आर्टिकल के तहत की गई है, आर्टिकल नंबर 29 के तहत। 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने की शक्ति होती है, आर्टिकल 32 बार बार पूछा जाने वाला है, जिसके तहत मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय में मतलब याचिका दायर की जाती है। इसके अलावा इसमें रिट भी जारी की जाती है 5 प्रकार की। वैसे तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय वाला एक वीडियो डाल रखा है, तो उसमें मतलब मैंने इन चीज़ों के बारे में बता रखा, और नहीं भी बता रखा तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 500 रिटों के बारे में मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, जिसमें अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें कुछ आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसलिए आप लोगों को मतलब इसको 1 से 2 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। 36 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 36 परिभाषा देता है, नहीं पूछा जाएगा। 37 क्या कहता है, पर्वतनीयता की आवश्यकता नहीं है, राज्य के कर्तव्य, ये भी नहीं पूछा जाएगा। 38 क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 39 आपसे पूछा जाएगा क्योंकि पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें नीति के सिद्धांत जिसमें पुरुष और महिलाओं को समान वेतन और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, वो 39A के तहत, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 40 तो सुपर फेवरेट क्वेश्चन है यार, ये तो यानी कि सुपर फेवरेट है कि ग्राम पंचायतों का गठन है वो किस में हो जाएगा, आर्टिकल 40 में हो जाएगा। आर्टिकल 41 क्या कहता है, कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, वो किस में हो जाएगा, देखो कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, वो आर्टिकल नंबर 41 के अंदर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है, कार्य की उचित दशाएं और मातृत्व में राहत हो जाएगा, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाने वाला, क्योंकि इसमें भी ये इसलिए है क्योंकि इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो प्रसूति सहायता दी जाती है वो किसके अंदर दी जाती है, निःशुल्क प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 के तहत दी जाती है। और 43 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे पूछ लिया जाता है उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, वो किस आर्टिकल के तहत है, 43A के तहत है। और 43 में क्या कहा गया, श्रमिकों के लिए जीविका का अधिकार। अब ये सब लगभग इम्पोर्टेंट ही आएंगे आपके, पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में। 44 क्या कहता है कि समान नागरिक संहिता, वेरी मोस्ट सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये तो अपने हर एग्जाम में पूछा जाता है। 45 कहता है 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल और शिक्षा देना, तो ये आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण। 47 क्या कहता है, पोषण और स्वास्थ्य का सुधार। 48 है, ये भी मतलब एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 48A और 48, जिसमें कृषि और पशुपालन और पर्यावरण से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया जाता है। 49 भी पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय स्मारकों का महत्व। और 50 के अंदर आपका आ जाएगा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, ये भी पूछा जा चुका है। और 51 आपका फेवरेट है, मतलब एसएससी का, कि ये दोनों तो मतलब आपको याद ही रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा आपका 51। और 51A क्या कहता है, तो ये आपका कहता है मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य, देखो मूल कर्तव्य इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उस समय 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर आपका होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से रिलेटेड था। और इसका मतलब वैसे कौन कौन से, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, पर्यावरण से संबंधित, तो मतलब लगभग इन्हीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आपके मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, राष्ट्र की रक्षा करना, ये सभी के सभी मौलिक कर्तव्यों के अंदर आ जाएंगे। एक चीज़ और याद रख लेना यहाँ पर, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, समिति की सिफारिश पर ये सब कुछ किया गया था। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 52 से 100 तक, जिसमें आपके संघ, राज्य और क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें आपका ये आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। देखो आर्टिकल नंबर 52 से 100 तक इसमें क्या पता चलता है, तो इसमें संघ मतलब आपके प्रेसिडेंट हो गए, और संसद, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति आता आर्टिकल नंबर 52 से लेकर वैसे तो 71 तक है, लेकिन
उपराष्ट्रपति दोनों हैं, लेकिन वैसे तो मतलब ये आर्टिकल 62 तक होता है, तब तक ही मतलब होता है। एक 72 आर्टिकल हो रहा जाता है राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है कि भाई अपना भारत है उसका एक राष्ट्रपति महोदय जी होंगे। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है, ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित होगी, वो आपके राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। 54 क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। 55 क्या कहता है कि भाई निर्वाचन कर लिया, उनके चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। 56 कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, तो ये मतलब आपका 56 के अंदर हो जाएगा। 57 क्या कहता है कि उनके पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। 58 क्या कहता है राष्ट्रपति बनने की क्या क्या मतलब योग्यताएं हैं, मतलब वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, 35 साल है तो वो उतनी होनी चाहिए। 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति है वो किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं रहना चाहिए। और 60 क्या कहता है कि पद ग्रहण पर शपथ हो जाएगा, तो ये आपके 60 वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। और 61 क्या कहता है, तो ये महाभियोग हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका से लिया, तो महाभियोग हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61 में। एक आर्टिकल 72 याद जरूर रख लिया, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति हो जाएगी। 62 इंपॉर्टेंट नहीं है। 63 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है, राज्यसभा का जो सभापति के रूप में काम करेगा वो अपने कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति महोदय जी हैं, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने वाले हैं, तो ये अपने इसमें हो जाएगा आर्टिकल नंबर 64 में। 65 क्या कहता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 67 कहता है कि ये उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, तो ये आपको इसमें याद रख लेना है। 68 इसमें क्या कहेगा, तो 68 कहता है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निर्वाचन। 69 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 70 अन्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद हो जाएगा। और 72 आपको मैंने बता दिया कि क्षमादान से संबंधित शक्ति होती है, वो इसके अंदर 72 के अंदर ही आ जाती है। मतलब राष्ट्रपति है वो किसी की मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, दया माफ़ी ये सब कुछ इसमें हो जाएगा। जब भी हमारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह इनमें मतलब उस व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है, तो राष्ट्रपति ही एकमात्र व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को मतलब माफ़ी वगैरह सब कुछ दे सकता है। संसद, अब संसद पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 79 से लेकर और 88 तक। वैसे तो आगे भी चलेगी, लेकिन मेनली यहाँ तक चलने वाले हैं। आर्टिकल 79 क्या कहता है, तो आर्टिकल 79 हमें कहता है कि भाई संसद है उसका गठन किस प्रकार से होगा, मतलब उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होंगी। आर्टिकल 80 क्या कहता है, इसमें सिर्फ राज्यसभा आएगी। आर्टिकल 81 क्या कहेगा, इसमें सिर्फ लोकसभा आएगी। 82 क्या कहता है, सीटों के पुनर्विन्यास के लिए मतलब परिसीमन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 82 के अंदर। 83 क्या कहता है, तो 83 कहता है कि दोनों सदनों का कार्यकाल, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा स्थायी होता है सदन, तो इसके बारे में 83 के अंदर पता चलता है। 84 क्या कहता है कि संसद के सदस्य बनने की क्या क्या योग्यताएं होती है, तो ये सब कुछ आर्टिकल 84 के अंदर पता चलता है। 85 क्या कहता है, राष्ट्रपति का सत्र बुलाना और स्थगन किस में हो जाएगा, 85 में पूछा गया एक बार आपकी एसएससी एग्जाम के अंदर। राष्ट्रपति का संसद के प्रति विशेष अभिभाषण, ये भी पूछा गया है अपने राजस्थान में, तो आर्टिकल नंबर 86 के अंदर हो जाएगा। 87 क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष संसद के उद्घाटन पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 88 क्या कहता है कि मंत्रियों और महाधिवक्ता को सदनों में बोलने का अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 88 में हो जाएगा। एक आर्टिकल हमने छोड़ दिया, वो जरूर याद रख लेना, ये अपना हो जाएगा आर्टिकल नंबर 76, जो कि वेरी मोस्ट ये है क्योंकि ये पूछा गया बार बार एग्जाम में। इसमें आपका आ जाता है अटॉर्नी जनरल। कौन हो जाते हैं, अटॉर्नी जनरल हो जाते हैं इंडिया के अटॉर्नी जनरल, जिसे आप हिंदी में कहेंगे महान्यायवादी हो जाएगा। तो महान्यायवादी किस में आता है, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर आता, नोट कर लेना आप लोग, ये मैंने इसमें टाइपिंग में छोड़ दिया था जो एक कंटेंट वाला है, तो ये याद जरूर रख लेना।
आर्टिकल 88 क्या कहता है, तो ये मंत्रियों की माध्यवस्थता के सदनों में बोलने के अधिकार के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 89 से लेकर 100 तक है, इसमें संसद के कार्य, संचालन और प्रक्रियाएं आ जाएंगी। देखो 89 क्या कहता है, 89 में कहता है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, एक तो आप 89 याद रख लेना, एक 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और 89 यह आपकी किसके बारे में बताता है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में। देखो 90 क्या कहता है, उपसभापति का पद रिक्त होना। 91 कहता है उपसभापति को हटाना। 92 का क्या कहता है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। 94 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को त्यागपत्र। 95 लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष। 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। 97 आपके लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। 98 क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों के लिए नियमावली हो जाएगा। और 99 क्या कहता है कि संसद सदस्यों की शपथ हो जाएगी। और 100 में क्या कहता है, ये आपके सदस्यों की उपस्थिति में मतदान या कोरम की स्थिति हो जाएगी। तो आप ये कोरम वाला ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में। जो पूछा गया है उसके ऊपर स्पेशली ध्यान दे रहा हूँ, बाकी जो नहीं पूछा गया उसको आपको जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मेरा उद्देश्य यही है, और जो पूछा गया उसके ऊपर आपको भी स्पेशली ध्यान देना है। देखो अब देखो आर्टिकल नंबर 101 से 122 तक संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है। आर्टिकल 101 क्या कहता है कि संसद सदस्यता की रिक्ति, यानी कि दोनों सदनों की सीट पर चुने जाने वाले गैर हाजिरी पर मतलब किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। 102 क्या कहता है, संसद के सदस्य बनने की अयोग्यता का आधार। अब आप लोग कहोगे कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो भैया इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वीडियो देखा हुआ होगा तो आपके ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद आ जाएंगी। 103 क्या कहता है कि संसद के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय और राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लेना 103 वाला भैया। 104 क्या कहता है कि संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार। 107 क्या कहता है, ये आपका कहता है 107 की संसद में विधेयकों की जो आपकी प्रस्तुति होगी वो हो जाएगी। और 108 सुपर मोस्ट लगा लो या वेरी मोस्ट लगा लो भैया, संसद के अंदर संयुक्त बैठक की व्यवस्था वो किसके तहत की जाएगी, लोकसभा राज्यसभा का मतभेद हो जाए तो उस स्थिति में आर्टिकल नंबर संयुक्त बैठक की व्यवस्था वो आर्टिकल नंबर 108 के तहत की जाएगी। 109 धन विधेयक पर विशेष प्रावधान हो जाता है। 110 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला धन विधेयक की परिभाषा है वो किस में हो जाएगी, 110 के अंदर हो जाएगी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगला कौन सा दे रखा है, 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी कि बिल को कानून बनाने के लिए आपको राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, 111 में कहा गया है। ये भी पूछा जाने वाला है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, वेरी मोस्ट है, याद रख लेना। बजट आपको किसके अंदर पता चलता है, 112 के अंदर पता चलता है। 117 इंपॉर्टेंट आएगा। 114 अनुदान मांग। 117 क्या कहता है कि धन विधेयक व वित्त विधेयक की प्रस्तुति हो जाएगी, यानी कि जो धन विधेयक और वित्त विधेयक की प्रस्तुति है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है, वो आपके 117 नंबर आर्टिकल के तहत की जाती है। 118 क्या कहता है कि संसद की नियमावली बनाने की शक्ति, यानी कि संसद के पास जो नियमावली बनाने की शक्ति होती है वो 118 हो जाएगी। 122 क्या कहता है, संसद की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा से रक्षा हो जाएगा। ये भी नहीं पूछा जाएगा। 123 से 147 तक इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। वैसे तो हाई कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनकी मैंने ट्रिक सेट वीडियो डाल रखा है, तो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो ट्रिक के साथ। देखो 123 क्या कहता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वे अपने राष्ट्रपति होते हैं वो उनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ये 123 में कहा गया। और राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 213 में कहा गया है। 124 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 126 मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में कार्यवाहक न्यायाधीश की व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 127 पीठ के गठन की व्यवस्था। 129 सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का अधिकार रखता है, तो ये भाई एक बार पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, तो ये तो मतलब इम्पोर्टेंट ही है भैया।
131 क्या कहता है? 131 हमें कहता है राज्यों और केंद्र के बीच विवाद की मूल अधिकारिता। 132 अपीलीय अधिकारिता बताता है, यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों के अंदर अपीलीय अधिकारिता हो जाएगा। 133 क्या कहता है? यह हमें कहता है कि भाई आपका जो अपीलीय अधिकारिता वो सिविल मामलों में होगी। 134 अपीलीय अधिकारिता वो फौजदारी मामलों में है। 136 विशेष अनुमति याचिका हो जाएगी। 137 आपके निर्णय की पुनरावलोकन की शक्ति हो जाएगी। 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बाध्यकारी हो जाएगी। 143 क्या कहता है? तो ये आपके राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना हो जाएगा। ये अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में लिख दो। मेरा तो मानना है इस क्लास को आप 2 से 3 बार देख लोगे, आपको नोट्स वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 145 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली के नियम बनाने की शक्ति। 147 क्या कहता है? परिभाषाओं से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 148 से 151 तक इसमें आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा, जो केक होते हैं ना उनके बारे में। और 148 वाला तो बार बार मतलब पूछा गया आपका, सुपर इम्पोर्टेंट है कि भारत के अंदर एक केक की नियुक्ति होगी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होगी, किस आर्टिकल में कहा गया? 148 में। 149 केक की कर्तव्य शक्तियाँ बताता है। 150 है वो भारत के खातों का लेखा जोखा है ना वो कौन तैयार करेगा? केक ही करेगा। 151 लेखा परीक्षण रिपोर्ट संसद या विधानमंडल के समक्ष रखना, ये भी आपकी इसी का काम होगा। 152 से 237 तक आपका जो राज्य विधानमंडल होता है ना उसके बारे में आ जाए, जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह, उच्च न्यायालय वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। मतलब तो देखते हैं एक एक चीज़ को, और 100% कह रहा हूँ भी जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ उससे एक भी चीज़ आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो भारत की, जिस वन डे एग्जाम है वो उसमें। देखो आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक आपके राज्य से संबंधित आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 153। ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अपने राजस्थान वाले चाहे किसी भी स्टेट का हो उन सभी के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति वो किसके अंदर निहित होगी? अपने राज्यपाल के अंदर निहित होगी। 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल है उनकी नियुक्ति की जाएगी। 156 कहता है कि उसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा, और ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भी वो बने रह सकते हैं। तो ये सब कुछ 156 के अंदर ही कहा गया है। 161 कहता है कि राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति है, यानी कि राज्यपाल है केवल मृत्युदंड को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के अंदर क्षमादान दे सकते हैं, इसको भी याद रख लेना है। 163 कहता है कि मुख्यमंत्री है उनकी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 163 है। 165 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, यानी कि जो अपना राज्य है राज्य के अंदर महाधिवक्ता होगा, और उसमें भारत में आपका कौन होते हैं? तो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं आर्टिकल नंबर 76 के तहत महान्यायवादी, और राज्य में महाधिवक्ता होगा। 168 राज्य की विधायिका एक या दो सदन हो जाएंगी, और 170 कहता है राज्य विधानसभा की रचना हो जाएगी, यानी कि इसमें राज्य जो विधानसभा उसकी रचना हो जाएगी। 171 कहता है विधान परिषद की रचना वो किस प्रकार से की जाएगी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको विधानसभा के बारे में बताता है, एक विधान परिषद के बारे में बताता है। और वर्तमान में अपने यहाँ पर 6 ही मतलब मुख्य रूप से विधानसभा, इसकी भी मैंने मतलब ट्रिक तो नहीं बता रहा कि कब उत्तम, यानी कि कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, और आपका बिहार हो जाएगा एक, और इसके अलावा यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया, और इसके अलावा यानी कि महाराष्ट्र हो गया, और एक और बच गया फ्रेंड्स। तो ये अपने पास इसके अंदर 6 ही हैं। इसके अलावा अपने पास ये हो गया। अब 174 है। 174 क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाना स्थगन की शक्ति है। ये भी पूछा गया है राजस्थान की अभी हाल फिलहाल में उनमें एग्जाम हुई है उनमें, कि राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाना और स्थगन की शक्ति वो किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल नंबर 174। 175 राज्यपाल का संदेश या अभिभाषण, यानी कि अभिभाषण हो जाएगा। 178 विधानसभा में अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष हो जाएगा। 194 राज्यों की विधायकों का विशेषाधिकार हो जाएगा, और ये भी मतलब नहीं पूछा जाएगा। और ये 200 है, ये जरूर याद रख लेना। 200 के अंदर अपने पास राज्यपाल की स्वीकृति राज्य के विधेयक पर हस्ताक्षर आर्टिकल नंबर 200 के अंदर कहा गया है। 201 से 207 तक अपने पास राज्य विधानमंडल की कार्यवाही हो जाएगी। यानी आर्टिकल 201 कहता है कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ये पूछा गया कि भाई राज्यपाल महोदय होते हैं, उनके द्वारा कोई भी बिल आरक्षित किया जाता है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो ये आपके इसके अंदर कहा गया है। 202 कहता है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किसके अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 202 के अंदर आता है। 203 कहता है अनुदान की मांगों पर विचार। 204 राज्य में विनियोग विधेयक हो जाएगा। 205 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदानों के लिए विधेयक हो जाएगा। 260 राज्य में धन विधेयक है वो किस में हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 207 के अंदर हो जाएगा। अब 214 से 231 तक हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। देखो उच्च न्यायालय में आर्टिकल नंबर 214 है, ये भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 214 में। 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय को न्यायालय अवमानना की शक्ति होगी, यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है उसके पास न्यायालय अवमानना की शक्ति है वो किसके तहत होगी? आर्टिकल नंबर 215 के तहत। 216 कहता है कि उच्च न्यायालय की जो रचना है वो किस हिसाब से की जाएगी? ये आर्टिकल 216 में कहा गया है। 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शक्ति नियुक्ति और पददान और उसकी आयु सीमा, मतलब उनके लिए 62 वर्ष की आयु सीमा होती है। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 217 में कहा गया है। 218 क्या कहता है? न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वो आर्टिकल नंबर 218 के अंदर कहा गया है। 219 उनके न्यायाधीशों की शपथ हो जाएगी। 220 से न्यायाधीशों की कुछ प्रबंधित प्रैक्टिस वगैरह होती है वो हो जाएंगी। 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति, ये भी जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति होती है? 226 हो जाएगा। 227 क्या कहा गया है? कि उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण की शक्ति हो जाएगी। 230 संसद द्वारा किसी राज्य के बाहर बैठने की अनुमति देना हो जाएगा। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो जाएगी। 231 के अंदर हो जाएगी। 233 इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना क्योंकि इसमें आपके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यह अपनी राजस्थान में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वो किस आर्टिकल के तहत होती है? 233 हो जाएगा। 234 अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण हो जाएगा। 236 व्याख्या संबंधी बातें। 237 कानूनों का अनुकूलन। देखो जो इंपॉर्टेंट है उसी पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और वही आपको ज़्यादा याद रखना है। 239 संघ शासित क्षेत्र हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा जाता है? देखो 239 से 242, तो इसमें आपको पूछा जाता है कि संघ शासित क्षेत्र वो किस आर्टिकल के तहत आता है? 239 कहता है कि यूटी का प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक से होगा, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो प्रशासन किया जाएगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक से होगा। 39 एक कहता है कि पांडिचेरी के लिए विधानमंडल। डबल ए कहता है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा। तो 239 ए के अंदर ही डबल ए के अंदर ये कहा गया है कि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 240 कहता है कि कुछ क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा नियम बनाना। 241 यूटी के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 242 अभी निरस्त कर दिया गया है। 243 से लेकर 243 जेड जी पंचायती राज और नगर पालिकाएं हो जाएंगी। 243 कहता है पंचायतों की परिभाषा, यानी कि आर्टिकल नंबर 243 क्या कहता है कि पंचायतों की परिभाषाएं क्या क्या होंगी, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों की रचना, कार्यकाल, आरक्षण, चुनाव। 243 पी से 243 जेड जी ऊपर बता भी दिया, वैसे तो ये मैंने नगर पालिकाओं की रचना, शक्तियाँ और उनके चुनाव आदि हो जाएंगे। 264 से 300 ए तक इसमें आपकी वित्त संपत्ति और आपके अनुबंध, वाद विवाद वगैरह ये आ जाते हैं। 265 क्या कहता है? देखो आर्टिकल नंबर 265 कहता है कि बिना कानून के कर न लगाया जाएगा। 266 कहता है कि भारत की समेकित निधि और 267 आकस्मिक कोष, दोनों के दोनों ही आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही
वेरी मोस्ट है। भारत की समेकित निधि किस आर्टिकल में आएगी? 266 में। और आकस्मिक कोष है वो 267 में हो जाएगा। 268 क्या कहता है कि संघ द्वारा लगाया गया कर, यानी कि लेकिन राज्य को दिया जाएगा, यानी कि 268 क्या कहता है कि संघ द्वारा लगाया गया कर है वो राज्य को दिया जाएगा। 269 क्या कहता है? अंतरराज्यीय व्यापार पर हो जाएगा। 270 कर का विभाजन हो जाएगा, यानी कि कर का विभाजन किस टाइप से होगा। 280 क्या कहता है? वित्त आयोग की स्थापना हो जाएगी, यानी कि 200 आर्टिकल नंबर 280 कहता है कि वित्त आयोग की स्थापना है वो की जाएगी, तो वो प्रत्येक 5 साल के अंदर की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन ये बताना है इसी के साथ कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। आर्टिकल 280 के तहत आता है। 281 क्या कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिश संसद में रखना हो जाएगा। 282 संघ और राज्य के लिए विशेष अनुदान। 283 सार्वजनिक संपत्ति पर नियंत्रण। 284 राज्य द्वारा रखी गई संपत्ति का प्रबंधन। 285 संघ की संपत्ति पर राज्य की कर से छूट मिलना। 286 अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने की रोक। 287 समाचार पत्रों पर कर से छूट। 292 संघ की ऋण लेने की शक्ति। 293 राज्यों की ऋण लेने की शक्ति। 294 ब्रिटिश भारत से संपत्ति अधिकार दायित्वों का हस्तांतरण। 295 संधियों के कारण होने वाले दायित्व। 298 व्यापार या व्यवसाय के लिए संघ और राज्य को अनुबंध करने की शक्ति। 299 संघ और राज्य के अनुबंध की विधि। 300 संघ राज्य के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की व्यवस्था। 300A संपत्ति के अधिकार का संरक्षण हो जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति कानून के प्राधिकरण के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। 301 से 307 तक व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हो जाएगी। 301 क्या कहता है? भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हो जाएगी। 302 क्या कहता है कि संसद की सार्वजनिक हित में व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति हो जाएगा। 303 भेदभाव का निषेध हो जाएगा। 304 क्या कहता है? यह आपके मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा व्यापार पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति। 305 क्या कहता है? पूर्ववर्ती कानूनों का संरक्षण। 306 भी निरस्त कर दिया गया है। 307 संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य आयोग की नियुक्ति की शक्ति हो जाएगी। 308 क्या कहता है? तो 308 से लेकर 323 बी तक इसमें आपके संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हो जाएंगी। 308 कहता है कि कुछ अपवादों के साथ संघ और राज्य की सेवाओं के अनुच्छेद लागू। 309 संसद विधानमंडल को सेवाओं के लिए नियम बनाने की शक्ति। 310 राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत सेवा देगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। 311 सेवाओं की बर्खास्त की हो जाएगी। 312 याद रख लेना भैया। 15 आर्टिकल नंबर 315 भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको लोक सेवा आयोग के बारे में मतलब बताता है, यानी आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इनके बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 316 ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस टाइप से की जाती है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 317 ये आपको लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताएगा। आर्टिकल नंबर 320 ये यूपीएससी और पीएससी की कार्यवाहियाँ बताएगा, जिसमें भर्ती सलाह वगैरह ये सब कुछ हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 323 भी इसमें अन्य प्रकार के न्यायाधिकरण बनाने की संसद की जो शक्तियाँ होती है वो हो जाएंगी। और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 324 से 329 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके चुनाव आयोग के बारे में पता चलता है। आर्टिकल नंबर 324 कहता है कि चुनाव आयोग की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके पास क्या क्या नियंत्रण होता है। 325 कहता है कि किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाना, जोड़ना, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। 326 व्यस्त मताधिकार, वेरी मोस्ट याद रख लेना। 327 है संसद को चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति। 328 है ये राज्य विधानमंडल को चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति हो जाएगा। 329 क्या कहता है? तो ये चुनाव पर न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक हो जाएगी। 329A है ये क्या कहता है कि पूर्व में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर विशेष प्रावधान 1975 में जोड़ा गया था और 1978 में इसे हटा दिया गया। 330 से 342 तक इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष प्रावधान हो जाएंगे। तो 330 क्या कहता है कि लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण, जो कि पूछा गया आपके एग्जाम में। 331 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन। 332 है राज्य विधानसभा
लोकसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण 334 वेरी मोस्ट है। SC/ST आरक्षण की समय सीमा पहले 10 वर्ष थी, फिर बढ़ती रही है। 335 SC/ST की सेवाओं में नियुक्ति। 338 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। इसमें 338B वगैरह ये आपकी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं। या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये पूछे गए हैं। 340 पिछड़ा आयोग से संबंधित। 341 आपकी अनुसूचित जाति की सूची हो जाएगी। 342 है, ये आपकी अनुसूचित जनजाति की सूची हो जाएगी। 343 से 351 तक आपकी राजभाषा, ये भी मतलब पार्ट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी आपका। 343 क्या कहता है, देखो 343 कहता है कि हमारे संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, यानी कि जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। 344 कहता है राजभाषा आयोग। 345 कहता है राज्यों की राजभाषा। 346 राज्यों के बीच और केंद्र राज्य का संचार की भाषा। और 347 किसी अल्पसंख्यक की भाषा की मान्यता देती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 348 वेरी मोस्ट है, इसमें उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के कार्यों की भाषा अंग्रेजी होगी, इसके बारे में बताया गया है। 349 राजभाषा संबंधी विशेष निर्देश। 350 भाषाई आधार पर अभ्यावेदन हो जाएगा। 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था। 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश हो जाएगा। अब 352 से 356, इसमें 2-3 आपको याद रखने और बाकी नहीं याद रहना। 352 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 352 कहता है कि जब भी आपकी मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध और बाहरी आक्रमण होता है तो आप आर्टिकल 352 लगा सकते हो। 356 जरूर याद रख लेना, बाकी मैं नहीं बताऊँ क्योंकि ये नहीं पूछे जाते आपके। 356 कहता है राष्ट्रपति के शासन में राष्ट्रपति जो शासन है वो लगता है। जैसे कोई भी राज्य होता है उसके अंदर अगर उसका संवैधानिक जो तंत्र वो विफल हो जाता है उस स्थिति में लगता है। 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित हो जाएगा, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान संशोधन, जहां से 100% सवाल पढ़ते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैंने इसमें ले लिए हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित था, आपको भी बता दिया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसमें राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। पार्ट बी राज्यों को समाप्त कर दिया गया था, अपना राजस्थान है, इसका भी जो गठन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही इसका गठन किया गया था। आपको पता होगा लास्ट में वो सिरोही वाला क्षेत्र है वो जोड़ा जाता है, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र मतलब राजस्थान में जोड़े जाते हैं और राजस्थान के मध्य प्रदेश में जोड़े जाते हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। 24वां संविधान संशोधन ये कब होता है, ये होता है 1971 के अंदर। ये किससे संबंधित था, देखो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति स्पष्ट करता है। 25वां संविधान संशोधन ये भी आपका 1971 में होता है, ये संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया था, यानी कि जो 25वां संविधान संशोधन है इसने संपत्ति के अधिकार को जो था उसको कमजोर बनाया था। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, राजाओं की पीढ़ी समाप्त की गई थी। इंदिरा गांधी के समय मतलब इसको समाप्त किया गया था। इसमें पहले राज्य थे अपने राजस्थान में भी थे, उनको पीढ़ी मिलती, सबसे ज़्यादा आपके मेवाड़ के महाराणा को मिलती थी, तो उसको समाप्त कर दिया था। 37वां संविधान संशोधन यह होता है 1975 में, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए थे। ये बार बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता जैसे शब्दों की संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित भी इसी के तहत किया गया था। 44वां संविधान संशोधन ये आपका होता है 1978 के अंदर, जिसमें आपातकाल लागू करने की शर्तों को कठोर बनाया गया था और इसके अलावा संपत्ति का जो अधिकार है उसको भी मतलब हटाया गया था और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आर्टिकल नंबर 300 कै के अंदर फिर उसे डाल दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन है ये होता है 1985 में, जिसमें दल बदल पर रोक पहले भी मैंने बता दिया है। 61वां संविधान संशोधन है ये होता है 1989 के अंदर, इसमें मतदान की जो आयु है वो मतलब 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई है, 18 वर्ष की गई है। ये दिल्ली पुलिस के अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन और SSC में भी। और 69वां संविधान संशोधन, जिसमें दिल्ली को मतलब राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, ये भी वेरी मोस्ट बार बार पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 1992 में हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन ये आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन था, आपकी किस में हो जाएगा, ये नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा। 1992 में भी ये किया गया था, मैंने पहले भी इसके बारे में मतलब बताया था, लेकिन
उस समय मैंने मेरे हिसाब से इसमें 92 और 93 में बताया था, तब भी मैंने कहा था कि लास्ट में आपको सब कुछ सही बता दिया जाएगा। और 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 के अंदर, जिसमें 21A यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। 91वां संविधान संशोधन सुपर इम्पोर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का आकार है वो विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% तक सीमित किया गया था और बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 के अंदर, GST बिल को लागू किया गया था। ये मतलब दिल्ली पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन ये आपके 2019 में हुआ था। इसमें क्या होता है कि सामान्य वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को आरक्षण दिया गया था। जो 31वां संविधान संशोधन है ये भी मतलब एक बार पूछा गया था, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये सीटें आपकी 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी और सीटों का जो परिसीमन किया गया था ताकि जनसंख्या के अनुपात को सुनिश्चित किया जा सके। 104वां भी पूछा गया जो 2020 के अंदर हाल फिलहाल में हुआ, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत और सीटों की व्यवस्था समाप्त की गई थी। ये अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। और अनुसूचित जाति SC और ST के लिए आरक्षण यानी कि 10 साल यानी कि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है। 105वां संविधान संशोधन ये आपका 2021 के अंदर हुआ है और जिसमें राज्यों को अपनी OBC सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह संशोधन किया गया ताकि पिछड़ा आयोग अपनी राज्य स्तरीय OBC सूची को बना सके। और संविधान के अनुच्छेद 342A में संशोधन कर राज्य सरकारों को यह अधिकार भी मतलब दिया गया है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा अपनी प्रस्तावना उसके बारे में। यह रही हमारी प्रस्तावना, जिसमें क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी कि 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता कितनी बताई गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की 2 प्रकार की समता बताई गई है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, तो उसी दिन अपनी प्रस्तावना इसको अपना लिया गया था। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है? एक तो आपको इसमें पूछ लेता है कि ये जो आपके न्याय हैं वो 3 टाइप के और अपने ये इसके अंदर दिया गया है जो आपकी स्वतंत्रता 5 टाइप की, समता 2 टाइप की, वही इसमें पूछता है। और कब मतलब इसे अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को यही पूछ लेता है। और इसी प्रस्तावना में आपकी अखंडता हो गया और समाजवादी हो गया, ऐसे शब्द वो आपके 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो आज की ये छोटी सी यही क्लास थी। उम्मीद है कि इस क्लास का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।